हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में सरफेस टेंशन हम लोग देख रहे थे। आज जो बारी है यह है सीमांत वेग की, है ना। सीमांत वेग अर्थात टर्मिनल वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। ये छोटी टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो एक वीडियो में ये आ जाएगा और इसको अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि पूरा अच्छा से जो है नॉलेज आ सके। तो पहला क्या है, आइए पॉइंट को एक और देखते हैं। पहले डिफिनेशन को देखेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर सीमांत वेग किसे कहते हैं, यह जो है टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो आइए पहले डिफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। मूल रूप से अगर आप समझना चाहें तो जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में हम डालते हैं तो यह जो सीमांत वेग है यह किससे संबंधित है, मैं ये बताता हूं। जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो उसमें जाने के बाद जो वस्तु का भार होता है उसके अनुसार उस पर जो है ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल भी लगता है, और उत्प्लावन बल लगता है, श्यान बल लगता है। लेकिन वस्तु का जो mg है, जो भार होता है, वह भी तो उसके ऊपर से कार्य करता होता है। आप जानते हैं कि अगर यदि उत्प्लावन बल प्रभावी होगा तो वस्तु ऊपर तैरेगी, और अगर भार बल ज्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, तो वस्तु नीचे डूब जाएगी। तो यह वस्तु को तैरने की घटना नहीं है, उससे इतर है, उससे दूसरा है, यह उसमें डूबने की घटना है। जब कोई भी पिंड पानी में डूब जाती है तो डूबने के बाद वह जिस क्रम से धीरे धीरे पानी में जाती है तो उसके वेलोसिटी, उसकी वेग क्या होती है, इस पर बात है। यह चीज जो सीमांत वेग आप नाम सुन रहे हैं, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यह वस्तु जब किसी लिक्विड में डूबती है तो डूबने के साथ वह जो उसकी डूबने की स्पीड होती है वह किस प्रकार नीचे जाती है, यह वेलोसिटी जो है आपका सीमांत वेग है। तो इसमें आप समझना क्या है कि जब वस्तु पानी में डूबती है तो उसके ऊपर की तरफ दो बल कार्य करता है, एक श्यान बल और एक उत्प्लावन बल, है ना। उत्प्लावन बल तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो दोनों बल काम करता है और ऊपर से वर्क करता है उसका mg अर्थात भार। तो जब वह डूबने लगता है तो क्या होता है, जिस क्रम से, है ना, mg नीचे जिस रफ्तार से जाती है उस रफ्तार से उसके अपोजिट, उसके विपरीत डायरेक्शन में श्यान बल और उत्प्लावन बल, यह दोनों उसके अपोजिट में काम करता है। तो जिस प्रकार उसकी गति बढ़ती है तो कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु रफ्तार तेज से जाती है तो उस पर तेज बल भी लगता है, और एक जगह ऐसा आता है जब इसकी स्पीड और उत्प्लावन बल और श्यान बल की विपरीत दिशा में लगी बल दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है। अब बताइए, जब ऊपर से भी उतना ही बल, नीचे से भी उतना ही बल लगेगा तो वस्तु का कंडीशन क्या हो जाएगा, वहां पर बल लगने, उस पर जो बल लग रही थी वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जब वह जीरो होगा तो वस्तु जो पानी में डूबेगी तो वह किस रफ्तार से डूबेगी, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक जो है एक नियत वेग से डूबेगी, क्योंकि उस पर सारा बल का मान जीरो हो जाता है। जब वह कंडीशन होती है तो वह जो जीरो स्पीड से आराम से जाती है धीरे नीचे, तो उस स्पीड को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब इस पर जो बहुत सारी और भी चीजें हैं उसको हम लोग समझते हैं। यहां पर देखिए एक फिगर है ना, लिक्विड है, यह लिक्विड में दिखाया गया है, यह वस्तु है। पहले डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में, श्यान द्रव का अर्थ क्या होता है, कोई भी लिक्विड तो कोई, जैसे पानी भी एक लिक्विड है, लेकिन श्यान द्रव का अर्थ हुआ कि जहां पर श्यान बल का मान ज्यादा हो। तो वही हो गया कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, श्यान द्रव में गिरती है, ऐसे जो भी द्रव है सब में श्यान बल तो है ही, है ना। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग, तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को हम लोग सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या कहा कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त नियत अधिकतम वेग को, वह गिरने के बाद जो है वह पानी में जा रही है, तो उस कंडीशन में जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है नीचे जाने की, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं या सीमांत वेग कहते हैं। देखिए भाई क्या होता है, जब कोई वस्तु को कहीं गहराई में फेंकते हैं तो ऊपर से तो बहुत तेजी से आती है, क्योंकि यह जो है हवा का चारों ओर जो है वो बाहर से गिरती है पानी में, तो वायुमंडल जो है उसको चीर कर वह नीचे जाती है, और पानी में कुछ समय तो स्पीड शुरू रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जो है वहां पर जब तीनों बल काम करता है तो वह कांस्टेंट हो जाती है और वह उसी वेलोसिटी से नीचे
गिरते जाती है। अगर आप किसी बहुत बड़े गहराई में किसी चीज़ को डुबाएं तो आप यह चीज़ देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वह नियत वेलोसिटी से नीचे जाता है। पहले शुरू में तेज रहता है, त्वरित रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसी वेलोसिटी को हम लोग सीमांत वेग बोलते हैं, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आइए एक और देख लेते हैं क्या है अगला पॉइंट। जब वस्तु किसी द्रव में गिरती है, जब वस्तु किसी द्रव में गिरती है तो शुरुआत में कुछ समय तक, है ना, इनिशियल आरंभ में जो है कुछ समय तक त्वरित रहती है। आरंभ में कुछ समय के लिए उसका वेग बढ़ता है, अर्थात जब यह शुरू में यहां से गिरा होगा तो यहां पर स्पीड कुछ होगी आरंभ में कुछ तेज रहती है, लेकिन जब वह पानी में डूब जाती है, अच्छी तरह से कुछ अंदर चली जाती है, उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, और वही कांस्टेंट स्पीड को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु किसी द्रव में गिरती है तो शुरुआत में कुछ समय के लिए उसका वेग बढ़ता है, लेकिन थोड़े समय, है ना, थोड़े समय के बाद वह वेग नियत अर्थात कांस्टेंट हो जाती है। शुरुआत में जो गिरती है तो वेलोसिटी तेज रहती है, त्वरित गति से गिरती है, लेकिन पानी में इन होने के बाद कुछ सेकंड के बाद जो है, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात उसी वेग से नीचे गिरती है। चाहे किसी भी वेट की वस्तु हो, उससे मतलब नहीं है ना। शुरुआत में कुछ समय के लिए उसका वेग बढ़ता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वेग नियत अर्थात कांस्टेंट हो जाती है और एक समान वेग से गिरने लगती है। वही कांस्टेंट वेग, वही जो एक समान रूप से जो गिरती है, वही कांस्टेंट वेग सीमांत वेग अर्थात टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। उसी जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। आगे पॉइंट देखते हैं। द्रव का श्यान बल विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की तरफ काम करता है। अब आना पड़ेगा फिगर से। यह देखिए, यह जो रेड बिंदा है, यह हमने एक श्यान लिक्विड बनाई है, श्यान द्रव है, और इसमें जो है आपका यह जो ग्रीन कलर का आप इतना बड़ा गोल देख रहे हैं, यह एक वस्तु है जिसको यहां से हम लोग डुबोए हैं। यहां से जो है इसको डुबोया है हमने, यहाँ एरो का निशान दे दिया, यहां से इसको पानी में डाल दिया है। तो पानी में जब ये नीचे जा रही है तो आप यहाँ पर 3 एरो देख पा रहे होंगे। तीनों एरो 3 बल है, और इसको समझना है कि कौन कौन सा बल है। सबसे पहला जो आप नीचे की तरफ लगता है वस्तु में, जिसके कारण वस्तु डूबती है, तो वह आप देख रहे हैं वस्तु का भार है ना, यह वस्तु का भार है, वेट ऑफ बॉडी, या जिसको आप mg कह सकते हैं। यह भार बल वस्तु पर लग रही है mg, जो नीचे की ओर लग रही है। और यहां पर एक बल देख पा रहे होंगे, एक बल यहां पर देख पा रहे होंगे, 2 फोर्स और लग रहा है, यह उत्प्लावन बल है ना, यह उत्प्लावन बल है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं यह श्यान बल है। तो अब देखिए, अब उत्प्लावन बल की बात हो या श्यान बल की बात हो, मैं समझता हूं कि आपको उत्प्लावन बल भी पता है और श्यान बल भी पता है, क्योंकि आपने आगे की वीडियो देखी होगी। तो उत्प्लावन बल तो जानते हैं कि वस्तु जो अपने भार के अनुसार जितना पानी हटाता है, तो वह हटाए गए विस्थापित किए गए पानी का भार के द्वारा जो कार्य किया, जो बल लगता है उसके ऊपर, वह उसका उत्प्लावन बल है। तो यह जो डूबने के साथ जो इसके ऊपर भी उत्प्लावन बल लग रहा है, तो यहाँ पर उत्प्लावन बल हो गया। और श्यान बल तो आप जानते हैं, स्वसंजक बल के कारण जो ये जो बल लगता है, मतलब क्या, जो द्रव्य का मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का आपस में जो क्लोजनेस होती है, जिस बल के कारण, उसको श्यान बल। तो यह जो यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वह भी इस बॉडी पर वह भी बल लगा रहा है, और उत्प्लावन बल भी बल लगा रहा है। तो यह जो है दोनों बल ऊपर की तरफ, और एक बल जो वस्तु का भार है mg नीचे की तरफ। और यहाँ एक देख रहे होंगे, ये ईटा है, ईटा जो है यह श्यान बल अर्थात श्यानता गुणांक की जो डिनोट करते हैं श्यानता गुणांक को ईटा से। और यहाँ सिग्मा है जो इस तरल की डेंसिटी है, जिसमें हम डुबा रहे हैं अपने वस्तु को, वह सिग्मा जो है इस तरल की डेंसिटी है, यह सिग्मा है। और यहाँ उत्प्लावन बल, यहाँ वस्तु का भार। तो यह चीज़ क्या होती है, शुरू में तो वस्तु बहुत रफ्तार से जाती है, और कुछ दूर जाने के बाद जो श्यान बल और उत्प्लावन बल दोनों बाधा पहुंचाता है वस्तु के भार को। और यहाँ पर क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर कि वस्तु का भार बल, उत्प्लावन बल और श्यान बल, ये दोनों मिल करके वस्तु के भार बल के बराबर हो जाती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं क्या, देखिए यहाँ वस्तु का भार बराबर श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल। श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल दोनों लगा रहता है, और वस्तु का भार भी लगा रहता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट वेट दोनों पर कैलकुलेट करके जो फोर्स होता है वह 0 होता है, और उसके कारण क्या होती है, वो वस्तु पानी में कांस्टेंट स्पीड से अर्थात जो है एक नियत वेग से जाती है। और उसी नियत वेग को, जहां पर कि उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है, वस्तु का भार भी काम कर रहा है, और दोनों अपोजिट दिशा में काम कर रहा है, उसके बाद जो वस्तु की स्पीड होती है उसको हम लोग सीमांत वेग अर्थात टर्मिनल स्पीड कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो द्रव का श्यान बल विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की तरफ काम करता है, यह भी हो गया। अब इसको देखते हैं, श्यान बल का मान, है ना,
श्यान बल का मान गिरती वस्तु के वेग के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्या कह रहा है? श्यान बल की जो वैल्यू होती है वह वस्तु के गिरने के क्रम के साथ साथ बढ़ती जाती है। देखिए, श्यान बल का मान गिरती वस्तु के वेग के साथ साथ बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि श्यान बल का मान पिंड को गति देने वाली प्रभावी बल के बराबर हो जाती है। अब देखिए क्या कहा, श्यान बल का मान गिरती वस्तु के वेग के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला कंडीशन देखिए, और एक स्थिति ऐसी आती है जबकि श्यान बल का मान पिंड को गति देने वाले प्रभावी बल के बराबर हो जाती है। अर्थात यह जो श्यान बल का वैल्यू होती है वह वस्तु को गति देने वाली जो प्रभावी उसका भार बल है उसके बराबर हो जाती है ना, बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में पिंड पर नेट बल शून्य हो जाता है। अब जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो पिंड पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, अर्थात शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में पिंड नियत वेग से, ऐसे कंडीशन में क्या होती है? पिंड नियत वेग से नीचे की ओर गिरती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी द्रव में गिरते हुए किसी पिंड द्वारा प्राप्त अचर महत्तम वेग उस पिंड का सीमांत वेग कहलाता है ना। अतः हम कह सकते हैं कि किसी द्रव में गिरते हुए किसी पिंड द्वारा प्राप्त अचर महत्तम वेग, यह जो प्राप्त अचर महत्तम वेग है ना, मतलब अचर मतलब जो बदलाता नहीं है। श्यान बल और उत्प्लावन बल के लगने के बाद जो वस्तु का जो जिस बल से वो नीचे जाती है, जिस स्पीड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर महत्तम वेग कहते हैं। और उस पिंड का वही क्या कहलाती है? सीमांत वेग कहलाती है। इस प्रकार श्यान बल द्रव में गिरती वस्तु की गति को सीमित रखता है ना। इस प्रकार जो श्यान बल होता है वह द्रव में गिरती वस्तु की गति को क्या करता है? सीमित रखता है, अर्थात उसकी गति को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार अब देखिए, यह तो एक एग्जाम्पल था कि जो है हमने पानी में एक पिंड को गिरा करके दिखाया। एक एग्जाम्पल और भी है ना, वर्षा की बूंदें जब बादल से पानी नीचे गिरता है तो जो वायुमंडल, देखिए यह जो श्यान बल का काम होता है यह तो आपका लिक्विड तरल में होता है, गैस भी तरल है और जो है लिक्विड भी तरल है, तो दोनों में। तो जब वह हवा, जब बादल से पानी गिरता है और वो हवा में आती है तो वह हवा के वायुमंडल के साथ भी यही घटना होती है जो हम इस पानी में जो है इस पिंड को गिरा के करते हैं। अर्थात यहाँ पिंड हो गया और वहाँ जो वर्षा की बूंदें होगी वो पिंड का काम करेगी, और ये जो लिक्विड है द्रव का जो ये हमने ये बनाया है वहाँ पर जो है तरल का काम कौन करेगी? वायुमंडल करेगी, अर्थात हवा करेगी। उसमें भी यही कंडीशन होता है। उसमें भी जब बारिश की बूंदें टपकती है तो उसके ऊपर श्यान बल काम करता है, और जो है जिस गति से वो धीरे धीरे वायुमंडल में गिरना शुरू हो जाती है तो उस पर श्यान बल और उसकी जो बूंदों का भार बल है दोनों काम करता है। और एक ऐसा पोजीशन आता है जहाँ की क्या होती है, उसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट स्पीड हो जाती है और वो धीरे धीरे गिरती है, मतलब जमीन पर गिरती है। आइए इसको देखते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो पहले उसकी गति त्वरित होती है। शुरू में तो आरंभिक में जो होता है वो त्वरित गति से आती है, फास्ट रफ्तार से आती है, उसकी गति त्वरित होती है। पर जब वायु का श्यान बल उस पर कार्य करता है तो बाद में उसकी गति नियत हो जाती है। जब वायु में वायु के अंदर जो श्यान बल है, श्यान बल क्या होता है? जो तरल है उसके मॉलिक्यूल में होता है, तो मॉलिक्यूल का आपस में जो जुड़ना होता है, तो वहाँ अगर वह श्यान बल उसको डिस्टर्ब करेगा, किसको? पानी की वर्षा की बूंदों को गिरने में वायुमंडल की जो श्यान बल है वो डिस्टर्ब करेगी, तो वह जिस रफ्तार से अपने भार बल से गिरेगी और वायुमंडल का जो श्यान बल है वह उसको रोकने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में क्या होगा? दोनों के एडजस्ट जिस वेलोसिटी वह समान तौर पर गिरेगी वह वेलोसिटी क्या कहलाएगी? सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो वही कह रहा है, इसी प्रकार वायुमंडल में जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो पहले उसकी गति त्वरित होती है, पर जब वायु का श्यान बल उस पर कार्य करता है तो बाद में उसकी गति नियत हो जाती है। बाद में जो वर्षा की बूंदों की गति होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और उसी से गिरती है। मान लीजिए श्यान बल अगर नहीं रहा हवा में तो वह सीधा गिरेगी, हो सकता है डायरेक्ट गिरेगी जो रफ्तार से गिरे, लेकिन श्यान बल जब उस पर लगता है वह क्या करती है? उसकी वेलोसिटी को कुछ कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करने के बाद वह वहाँ जो है उसके बाद जो वो गिरता है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार श्यान बल द्रव में गिरती वस्तु की गति को सीमित रखता है। पढ़ लिया। सीमांत वेग में गति करने के लिए वस्तु का नेट भार mg शून्य होता है
है ना, क्या कर रहा है, सीमांत वेग में गति करने के लिए, सीमांत वेग में गति, जब कोई वस्तु सीमांत वेग में गति कर रहा है, मतलब कोई वस्तु मान लीजिए लिक्विड में डुबा दिए तो उसके डूबने के बाद जो है गति करते हुए नीचे जाएगी, तो वही सीमांत वेग है। और वही सीमांत वेग में जब गति करने के लिए वस्तु का नेट भार mg कितना होना चाहिए, शून्य हो जाता है, mg शून्य हो जाता है, w बराबर mg अर्थात भार बराबर मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, तो ये क्या होता है, शून्य हो जाता है, अर्थात भार शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं, वस्तु का भार बराबर श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल, है ना, वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर है सीमांत वेग अर्थात टर्मिनल वेलोसिटी बराबर टर्मिनल वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, 2/9r² d माइनस सिग्मा ईटा इंटू जी। यह जो है फॉर्मूला है, यह किसका फॉर्मूला है, तो यह आपका सीमांत वेग का फॉर्मूला है। और इसको ध्यान से देखिए, v बराबर क्या होता है, 2/9r² इंटू डी माइनस सिग्मा बटे ईटा इंटू जी। तो यहां पर जान लीजिए यह r जो है गोलाकार वस्तु की त्रिज्या होती है। अब एक बात जो लिए, अब यहाँ जो r है, अगर r² है और यहाँ v है, तो v और r का रिलेशन देखिए, v और r का, अगर यदि r² की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर v की वैल्यू बढ़ाएंगे तो r² का वैल्यू जो भी हो, मतलब r² को बढ़ाएंगे तो v का वैल्यू बढ़ेगी। अर्थात सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ना। सीमांत वेग जो भी होता है यह वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर r को बढ़ाते जाएंगे तो v भी बढ़ता जाएगा। यहाँ आप r² की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, v की मान बढ़ती जाएगी। तो यह हो गई r की बात। r क्या हो गया, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या, यह जो वस्तु है इसकी रेडियस जितनी होगी वहाँ वह क्या रखेंगे, r की वैल्यू वहाँ रखेंगे। हमको अगर किसी वस्तु पर निकालना है कि पानी में या किसी लिक्विड में डूबने के बाद उसका सीमांत वेग क्या होगा, तो उस सीमांत वेग को निकालने का ये फॉर्मूला है, v बराबर 2/9r² d माइनस सिग्मा बटे ईटा इंटू जी। तो यहाँ r क्या रखेंगे कि जिस वस्तु को हम पानी में डुबा रहे हैं उसकी रेडियस, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या रखेंगे। अब d क्या होगा, तो d देखिए, d बराबर डेंसिटी, है ना, d क्या होगा, घनत्व हुआ। d किसका घनत्व हुआ, जिस वस्तु को पानी में डुबा रहे हैं उसकी डेंसिटी g हो गई, सॉरी d हो गई, स्मॉल d। वो क्या होगी, जिसको पानी में डुबा रहे हैं उसकी डेंसिटी हो गई। मतलब अगर इस लिक्विड को, इस गोला को डुबा रहे हैं तो इसका डेंसिटी होगा जो वह यहाँ d पर रख देंगे, ठीक है। अब बचा सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या हुआ, तो सिग्मा है तरल का घनत्व, जिस तरल में हम अपना पिंड को डुबा रहे हैं उस तरल की, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए इसको पारा में डुबा दें या शहद में डुबा दें या पानी में डुबा दें या केरोसिन में डुबा दें, तो जिसमें डुबाएंगे उस लिक्विड का कोई ना कोई डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो उस डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अर्थात इस फार्मूला में सिग्मा का मान क्या होगा, तो तरल का घनत्व अर्थात लिक्विड की डेंसिटी होगी। और यहाँ जो ईटा है, इस ईटा को तो आप जानते ही हैं, ईटा श्यानता गुणांक, अर्थात श्यानता का नापते हैं, तो ईटा हो गया तरल का श्यानता गुणांक, है ना। श्यानता गुणांक अर्थात तरल की श्यानता, क्योंकि श्यानता को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक से ही नोट करते हैं। तो ईटा जो हो गया वह तरल की श्यानता हो गई। और बची जी का मान तो आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जी हो गई। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या होगा, आपका कोई वस्तु पानी में, जो किसी वस्तु का पानी में डूबने के साथ सीमांत वेग आप निकाल सकते हैं। और क्या हुआ, है ना, सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अगर रेडियस को बढ़ाएंगे या r² को बढ़ाएंगे तो v का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर d को बढ़ा दें, मान लीजिए d को भी बढ़ाएंगे तो अब तरल और इसका माइनस का बात है, d को बढ़ाएंगे तो भी आपका जो है v का मान बढ़ेगा। और अगर ईटा को बढ़ा दें हम, तो ईटा अगर बढ़ेगा तो ईटा को बढ़ाने से क्या होगा, v का मान घटेगा। अर्थात श्यानता जब बढ़ेगा तो उसका भार बल तो घटेगा, तो उसका क्या होगा, आपका यह स्पीड जो है सीमांत वेग वह क्या होगा, घटेगा। क्योंकि ईटा देखिए आप जब नीचे है तो जैसे ईटा की वैल्यू ज्यों बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, श्यान बल का मान उतना ही घटता जाएगा। क्योंकि ईटा जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, v इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू श्यानता अर्थात ईटा, है ना, ये हो गया। और अगर g की वैल्यू बढ़ा देंगे तो भी जो है आपका v का मान बढ़ेगा, g की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी g का मान बढ़ेगा। तो यह हम लोग देख लिए किसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये फार्मूला खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांत वेग निकालने का अगर कहीं आता है तो इसको आप लगा लेंगे, और सारा चीज तो जान ही गए क्या कहाँ है। अब है सीमांत वेग वस्तु त्रिज्या के वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। बड़ी वस्तु अधिक वेग से गिरती है और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। बड़ी अधिक वेग और कम वेग का अर्थ यह है कि जब आप लिक्विड में डालिएगा, जो बड़ा वस्तु है
इस कांस्टेंट स्पीड तो दोनों की होगी, चाहे बड़ी वस्तु हो या छोटी वस्तु हो, लेकिन जो वस्तु बड़ी है उसकी कांस्टेंट स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड हो गया, और जो छोटी वस्तु है उसकी कांस्टेंट स्पीड जो है कम हो सकता है, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। कांस्टेंट तो दोनों को रहना है, चाहे बड़ी वस्तु हो या छोटी वस्तु हो, लेकिन बड़ी वस्तु की जो है कांस्टेंट बड़ी अमाउंट में कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और छोटी वस्तु की जो वेलोसिटी होगी वह कम अमाउंट में छोटी होगी। तो वही कह रहा है कि चूंकि वह डिपेंड करता है रेडियस पर, रेडियस जितना बड़ा तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, रेडियस जितना छोटा उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी उतनी ही कम। अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना कि सीमांत वेग क्या होता है। जब किसी पिंड को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसमें डालते ही उस पिंड पर श्यान बल और उत्प्लावन बल दोनों ही ऊपर की ओर काम करता है, और नीचे की ओर जो वस्तु का भार बल है वो काम करता है। और जब श्यान बल और भार बल दोनों ही, जब वस्तु का भार बल श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वह कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात एक नियत वेग से वह नीचे पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर जाने लगता है। और वह जो नियत वेग से, जिस नियत वेग से जाता है, उत्प्लावन बल और श्यान बल के अपोजिट में भार बल लगा करके वह जिस कांस्टेंट स्पीड से जाता है उस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।